everyone. I am Vandana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 6 History, Weavers, Iron Smelter and Factory Owners. सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा जो लेसन नंबर 6 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये लेसन नंबर 6 है, लेकिन ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये लेसन नंबर 7 है। तो अब हमने जो पहले चैप्टर में डिस्कस किया था वो हमने अलग अलग तरह के जो कॉटन क्लोथ्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, कि जो भारतीय टेक्सटाइल है उसकी यूरोप के मार्केट में क्या भूमिका थी। जो इंडियन टेक्सटाइल है वो बहुत फेमस था पूरे यूरोप की मार्केट के अंदर। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था इंडियन टेक्सटाइल का जो बना हुआ कपड़ा था, जिसके अंदर की सूती और जो सिल्क के कपड़े थे वो सब लिए जाते थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन की जो महारानी है, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कीमती सामान के अंदर भारतीय कपड़े मिले, जो कॉटन के क्लोथ थे वो मिले। तो हम यहाँ से ही पता लगा सकते हैं कि जो कीमती सामान के अंदर कपड़ों को रखा जाता था, इंडियन सूती कपड़ों को। अब इंडियन जो कपड़े बनते थे वो बहुत ही कॉस्टली होते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कपड़ा बनता था वो बुनकर अपने हाथों से बनाते थे, और जो यहाँ पर बॉर्डर वर्क होता था वो ज़्यादातर सोने का जो वर्क है उससे काम किया जाता था, और जो बहुत बारीकी का काम होता था वो मशीनों से नहीं होता था। अब यूरोपियन मार्केट के अंदर जो कपड़े बनते थे, जो यूरोप में कपड़ा बनता था उसकी डिमांड बहुत कम थी, क्योंकि इंडियन जो सूती कपड़ों की डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए यूरोप के कपड़ों की डिमांड कम थी। आप वो ये चाहते थे यूरोपियन मार्केट के अंदर यूरोपियन टेक्सटाइल्स के जितने भी मालिक थे वो ये चाहते थे कि भारतीय कपड़ों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बंद कर दिया जाए, और इस तरह का जो एक्ट था इसलिए उसे कैलिको एक्ट कहा गया, और ये 1720 में पास किया गया। कि इंडिया के अंदर जो कपड़ा बनता था वो एक अलग ही तरीके का कपड़ा था, और उसे जो हमारे स्पेशल उसके लिए जो वीवर्स होते थे वो उन्हें बनाते थे। इंडियन मार्केट के अंदर जो अपने पहचान, उनको अपने कपड़ों के लिए पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया करना था, तो उन्होंने टेक्सटाइल के अंदर उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट की। तो क्या किया, एक नई चीज का इन्वेंशन हुआ, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन होती है जो बनता है, जो एक पर्सन जिसको बनाता है, ये इस मशीन से 10 एक साथ मशीनें वो चलती हैं। तो ये थी स्पिनिंग जेनी, जिसका इन्वेंशन 1764 में हुआ, और दूसरा था स्टीम इंजन, जिसका इन्वेंशन 1786 में हुआ। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन जॉन के ने किया था, और स्टीम इंजन का इन्वेंशन रिचर्ड ओकराइट ने किया था। अब इन दोनों वजह से जो ये इतनी ज़्यादा इन्वेंशन हुई और कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, इसकी वजह से जो यूरोप की मार्केट के अंदर कपड़ा तेजी से बनने लगा और बहुत ज़्यादा बनने लगा, क्योंकि जो इंडियन लोग थे वो एक मशीन का काम करते थे, क्योंकि उन्होंने सारा काम हाथों से करना था और ये मशीन से होता था, तो इसलिए बहुत जल्दी बनना, इससे कपड़ा बन जाता था, और इससे बनने वाला कपड़ा सस्ता भी होता था। अब इन्हें लगा कि अब जो इंडियन ये टेक्सटाइल से कम्पीट कर सकते हैं, तो ये सही भी हुआ कुछ हद तक, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल जो है अब इस स्टेज पर आकर डिक्लाइन भी होना शुरू हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु वर वीवर्स। वीवर्स कौन थे? वीवर्स वे लोग होते थे जो कि कपड़े की बुनाई का काम करते थे। ये इनको जो काम होता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। जैसे जो हेरिडिटरी होता है ना, जैसे मान लो कि आज किसी के पिता जो हैं वो एक काम कर रहे हैं कपड़े की बुनाई का, उनके पिता ने भी यही काम किया, उनके पिता ने भी यही काम किया, और आगे उनके जो बच्चे हैं वो भी वही काम करते हैं। तो ये हेरिडिटरी काम था। वो जो ये कपड़े बनाने का काम करते थे उन्हें वीवर्स कहते थे, और इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता था अलग अलग जगह पर, जैसे तांती, जुलाहा, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। अब जो ये कपड़ा बनता था ये कैसे बनता था? सबसे पहले जो कॉटन का कपड़ा बनता था उसके बारे में बता देती हूँ। चरखा होता था, चरखा आप सब जानते हैं ना, उस चरखे से क्या करती थी वुमेन्स, जो कॉटन से एक थ्रेड तैयार करते थे, और थ्रेड तैयार करने के बाद जब वो थ्रेड तैयार हो जाता था
तो उसे डाई किया जाता था, रंगरेज के पास भेजा जाता था। रंगरेज कौन, एक व्यक्ति होता था जो कपड़ों के अंदर जो धागा बनता था उसको कलर करने का काम करता था, और इसके ऊपर प्रिंट किया जाता था चिपीगर्स के द्वारा, यानी कि ब्लॉक से जो पेंटिंग की जाती है ना, जो अलग अलग तरह की, वो चिपीगर्स करते थे। तो ये सारे पर्सन इंक्लूड होते थे एक कपड़े को बनाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डेक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल है वो डेक्लाइन कैसे हो रही थी, अब इंडियन टेक्सटाइल क्यों डेक्लाइन होगी, अब इसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। देखिए, इंडियन टेक्सटाइल थी, उन्होंने अपनी नए नए इन्वेंशन किए, तो उनकी इन्वेंशन से वन मैन क्या करता था कि जो एक पर्सन है एक कपड़े का उत्पादन करता था। अब जब मशीन बन गई तो एक मैन 2 कपड़ों का उत्पादन करने लगा, 2 क्लोथ्स का जो प्रोडक्शन करने लगा। अब इससे क्या हुआ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ पे कपड़ा बनना शुरू हो गया। अब जब उनके यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा बनेगा और एक ही व्यक्ति ज़्यादा कपड़े बना लेगा, तो एक तो उन्हें ज़्यादा लोगों को रखना नहीं पड़ेगा और सैलरी भी ज़्यादा देनी नहीं पड़ेगी, इसलिए उनके कपड़े भी सस्ते थे। अब इंडियन लोग जो कपड़ा बनाते थे वो तो अपने हाथों से बना रहे थे, वो तो एक पर्सन एक ही कपड़ा बना रहा था, तो अब वो कम्पीट नहीं कर रहे थे यूरोपियन कंपनी से, यूरोपियन टेक्सटाइल से। तो उन्होंने सब, इसके बहुत सारे रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न तो यही था कि वो जो अपने हाथों से कपड़ा बना रहे थे और वो मशीनों से बना रहे थे, तो इसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल है ये कपड़ा जो था वो महंगा बनता था और उनके जो मशीनों से बनाया गया कपड़ा था वो सस्ता बनता था, तो इसलिए भी उनकी डिमांड ज़्यादा होती जा रही थी, इंडियन कपड़े की डिमांड कम होती जा रही थी। दूसरा, जब उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई तो इंडियन लोग जो थे, जो इंडियन जो कपड़े का काम करते थे, वो सब लोग बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो जिनकी रोजी रोटी ही इस टेक्सटाइल से चलती थी, उनके लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया। और इसका एक रीज़न और भी था कि जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि इंडियन कपड़ा जो है वो ना आ पाए हमारे यहाँ यूरोप के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसके जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा उसको रख दिया गया। अब कोई, जैसे सपोज करो एक व्यक्ति है, वो अपना माल बेचने के लिए यूरोप की कंट्री में लेके जाता है, तो जब वो अपना माल को यूरोप के देशों में लेके जाएगा तो उसे अपने देश का माल दूसरे देश को बेचने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। जो टैक्स पे करते थे वो जो टैक्स था, यूरोपियन लोगों ने, यूरोप की कंट्री ने उस टैक्स की कीमत को ज़्यादा कर, जब एक चीज़ का प्रोडक्शन होने के बाद उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा दामों पर ही बिकेगा, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस थी वो ज़्यादा हो गई। और जब प्राइस ज़्यादा हो गई और जो इन यूरोपियन जो कपड़ा बनता था उसके प्राइस कम थे, तो इसलिए लोग तो वही कपड़ा खरीदेंगे, वही चीज़ खरीदेंगे जिसके प्राइसेस कम होंगे। तो ये भी इंडियन टेक्सटाइल के जो डेक्लाइन होने का एक कारण था। अब जब इंडियन टेक्सटाइल बिल्कुल डेक्लाइन की कगार पर पहुंच गया, धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा था, अब इस स्थिति पर सारी जो जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। अब कई जगह पर तो लोगों ने एक अपने लिए क्या किया, सरकार के पास एक एप्लीकेशन लिखी, एक लेटर लिखा और उसमें बताया, हर एक पर्सन ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई। जैसे किसी ने ये बताया कि एक लेडी थी, उसने ये बताया कि मेरा पूरा जो घर था वो सिर्फ इसी टेक्सटाइल की वजह से ही चलता था। उसने अपनी एप्लीकेशन में एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि उन्होंने लिखा कि मैं एक विडो हूँ और मेरी 3 बेबी हैं, तो मेरा घर पूरा उससे चलता था। अब वो नहीं चल रहा था तो उनके लिए प्रॉब्लम आ गई। ऐसे बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो बेरोजगार हुए, उन्होंने सबने अपनी अपनी एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट थी उनको लिखी, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे पाई, कुछ भी कोई असर नहीं उनके ऊपर हुआ। तो ये हम इस तरह से हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल था वो पूरी तरह से जो डेक्लाइन हो गया। Hope you understand the concept of the topic that I have shared with you, and the rest of the lesson we will continue in my next video. Thank you.